Hi everyone. This is the paper of Management Principles and Applications. थर्ड सेमेस्टर में पहले ये आता था और यहाँ से आपको थोड़े से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे जो आप उस तरह से आप तैयार कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए। तो पहली जो है वो एक केस स्टडी है। मैं आपको केस स्टडी जल्दी से बता देती हूँ किस बारे में है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जब एक केस स्टडी आती है तो उसके आंसर आप कैसे लिखते हो। New entrant Reliance Jio disrupted Indian telecom sector through its aggressive pricing and offering of free calls for lifetime to Indian customers. First, it offered unlimited data calls and SMS totally free all over India basis for 7 months. And after that, it introduced cheapest data plans with free voice call and SMS that affected market leader Airtel and existing players like Vodafone, Idea, BSNL. मार्केट शेयर एंड रेवेन्यूज बैडली। तो ये जो केस स्टडी है वो जियो के ऊपर है कि जियो ने आके 7 महीने तक कैसे मार्केट को कंटेम्पलेट कर दिया, बिल्कुल एकदम से बिल्कुल चेंज कर दिया। और फ्री कॉल्स, फ्री वॉइस कॉल, फ्री एसएमएस, एवरीथिंग हैज़ गिवन बाय जियो टोटली फ्री, जिससे कि क्या हुआ कि वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल का तो मार्केट शेयर और रेवेन्यू था वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुआ। Airtel responded by offering same data plans with free calls to its customers to retain its market share and to counter Jio onslaught। उस टाइम पे जब जियो आया था, नया आया था, तब एयरटेल बहुत ऊंचाइयों पर था। हर किसी के पास एयरटेल का प्लान होता था और वो बहुत महंगा प्लान भी होता था। तो उसने क्या किया, वो फ्री कॉल देना कस्टमर्स को शुरू किया ताकि वो जियो के साथ थोड़ा सा compete कर पाए। So there are four basic strategies, namely stability strategy, growth strategy, retrenchment strategy, and combination strategy adopted by companies as per level of competition and market share। तो ये जो क्वेश्चन है स्ट्रैटेजीज का, ये माइकल पॉटर ने स्ट्रैटेजीज कुछ दी हैं। जब आप वो इंडस्ट्री एनालिसिस वाला चैप्टर करते हो तो उसमें ये चारों स्ट्रैटेजीज मेंशन है। तो ये जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या है इन स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे, विच स्ट्रैटेजी एयरटेल इज अडॉप्टिंग इन करंट सिनेरियो इन वाई। तो एयरटेल इन चारों में से कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है आज की डेट में? ग्रोथ कर रहा है, स्टेबिलिटी कर रहा है, रिट्रेंचमेंट कर रहा है, या कॉम्बिनेशन कर रहा है? उन तीनों का कॉम्बिनेशन लेके कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एयरटेल इसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वो स्ट्रैटेजीज देखो जाके कि किस किस स्ट्रैटेजी में क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको स्ट्रैटेजी पता होगी तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। सेकंड, एज अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ एयरटेल, विच स्ट्रैटेजीज यू वुड लाइक टू अडॉप्ट इन फ्यूचर टू रिमेन मार्केट लीडर इन इंडियन टेलीकॉम सेक्टर। तो आपको क्या लगता है कि आज की डेट में वो क्या यूज़ कर रहा है, और आने वाले टाइमों से अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए, जिस तरह से जियो ने सारा मार्केट कैप्चर कर रखा है, उस चीज़ को बचाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि वोडाफ़ोन तो चला ही गया, ये पुराना क्वेश्चन पेपर ऑब्वियसली, लेकिन आज के सिनेरियो में बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो ऐसे आप कुछ केस स्टडीज़ देखोगे जो करंट सिनेरियो से रिलेटेड होगी, और जहाँ तक मुझे लग रहा है अगर केस स्टडी आती है तो कोविड-19 पर केस स्टडी आनी चाहिए कि कोविड-19 के बाद मार्केट में क्या-क्या इम्पैक्ट आया है और क्या-क्या चीज़ें चेंज हुई है, और जो बिज़नेस हाउसेज़ हैं उन्हें अब किस तरह के एनवायरनमेंट में और कैसे डील करना चाहिए। तो ये काफ़ी कुछ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर भी बेस्ड है, लेकिन पर्टिकुलरली ये केस स्टडी ये स्ट्रैटेजीज़ पर बेस्ड है, तो स्ट्रैटेजीज़ एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। अब क्वेश्चन आता है कि अगर केस स्टडी आती है तो क्या आपको केस स्टडी करनी चाहिए या फिर चॉइस में जो दूसरा क्वेश्चन है वो करना चाहिए? तो मैं ये कहूँगी कि केस स्टडी में विन विन सिचुएशन होती है। क्यों? क्योंकि सबका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है केस स्टडी को करने का, उसके आंसर अडैप्ट करने का। तो उसका कोई ऐसे टू द पॉइंट वाला आंसर नहीं है कि भैया आपके 5 पॉइंट इतने होने चाहिए तभी आपका आंसर करेक्ट होगा, ऐसा नहीं होता। केस स्टडी इज़ टोटली बेस्ड अपॉन योर ओन पर्सपेक्टिव, एंड ईच एंड एवरीवन्स पर्सपेक्टिव वुड बी डिफरेंट डेफिनिटली, ऑलराइट? सो chances of deducting marks is very less as compared to other questions, so do attempt the case studies, that will really beneficial for you। तो मेरा से इसमें ये रहेगा। सेकेंड पार्ट था इसका, व्हाट इज एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस, एक्सप्लेन द मेन टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग एंड डायग्नोसिंग द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस या डायग्नोसिस ये है आपका स्वॉट एनालिसिस से रिलेटेड, जो उसकी टेक्निक्स है वो स्वॉट एनालिसिस आएगी, स्वॉट एनालिसिस, टॉस एनालिसिस। तो ये सारी टेक्निक्स, इवन इसमें जो पोर्टर मॉडल एनालिसिस है, पोर्टर के 5 फोर्सेस एनालिसिस है, वो भी आपके एनवायरमेंटल एनालिसिस और डायग्नोसिस में आते हैं। तो वो जो छोटा छोटा करके आपको लिख रहे हैं, क्योंकि ये 7 मार्क्स में जो क्वेश्चन था, टोटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मार्क्स। तो इसमें चॉइस क्या दी गई थी? एक्सप्लेन। इसमें केस स्टडी इसमें कंपलसरी है इस क्वेश्चन में, और चॉइस में क्वेश्चन दिया गया है।
एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेंसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजीज पॉइंटिंग आउट द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। अगेन उन्होंने स्ट्रैटेजीज को लेकर ही केस स्टडी बना दी और स्ट्रैटेजीज को लेकर ही एक चॉइस में क्वेश्चन दे दिया। इसका मतलब कि आप तो स्ट्रैटेजीज नहीं छोड़ सकते। सेकेंड क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज अ फोर्स विच लीड्स गाइड्स एंड डायरेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इन द अकम्पलिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। डिस्कस द स्टेटमेंट एंड गिव अ सुटेबल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो इन्वर्टेड कोमास वाले क्वेश्चन होते हैं, दीज आर द statement wise question, and for this you have to first explain the statement, then write down the meaning, definition, and end this question with the conclusion that is mandatory for statement वाले questions, always remember that। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मैनेजमेंट इज अ फोर्स, आपके फंक्शंस आ जाएंगे, फीचर्स आ जाएंगे, आप उसकी एक डेफिनेशन लिख सकते हो, तो ये काफ़ी इजी रहेगा। इसका बी पार्ट है कंटिजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट इज अ कॉमन सेंस अप्रोच। कंटिजेंसी अप्रोच क्या होती है? इफ़ देन अप्रोच। अगर ये होगा तो ये करना चाहिए, अगर ये प्लान हुआ, अगर ये चेंजेस होंगे तो हम ये करेंगे, प्लान 1 फेल होगा तो प्लान बी करेंगे। तो ये आपकी कंटिजेंसी अप्रोच है, कॉमन सेंस अप्रोच है, क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है और प्रैक्टिकल है काफ़ी हद तक, क्योंकि आप ऑब्वियसली रिजिड नहीं रह सकते। प्लानिंग नीड टू बी चेंज एवरी नाउ एंड देन as the environmental factors are going to be changed, situations change. So it's totally based upon the situations in which you are actually working. Next question देख लेते हैं। What trends do you forecast in the future environment of business? Describe the challenges and tasks these trends are likely to create for managers। तो फ्यूचर एनवायरनमेंट के क्या क्या ट्रेंड होंगे और ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस होंगे जो मैनेजर को आगे चलकर फेस करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे चैलेंजेस है, ये आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ मैनेजमेंट है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, डिजिटाइजेशन। ठीक है, कोविड-19 का इम्पैक्ट आप दिखा सकते हो जो आजकल का लेटेस्ट चल रहा है। आप वर्क प्लेस डाइवर्सिटी दिखा सकते हो। ठीक है, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी में आप क्या दिखाओगे? वर्क डाइवर्सिटी में दैट इज अ जेंडर डाइवर्सिटी, more inclusivity, LGBT community is coming also, all right। so ये बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ है। जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आप भर भर के अपनी तरफ से एग्जांपल दे सकते हो, अपनी तरफ से हेडिंग डाल सकते हो। और LGBT भी एक बहुत अच्छा इसमें एक चैलेंज रहेगा कि कैसे आप वर्क फोर्स डाइवर्सिटी में LGBT कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करते हो। विमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, विमेन डाइवर्सिटी वो कितनी होनी चाहिए। डिजिटाइजेशन एक बड़ा चैलेंज है, डेटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो आजकल यूक्रेन और रशिया का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के ऊपर और हर उस चीज़ के ऊपर जो इन इन कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से जुड़ी हुई है, उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट का भी किसी भी कंट्री पर और उसके बिजनेस एनवायरनमेंट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और जिसमें आप ऐड कर सकते हो एथिक्स, वैल्यूज़, होलिस्टिक परफॉर्मेंस। तो ये सब चीज़ें आपके वैल्यू, एथिक्स, मॉरल थिंग्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है जो जो चीज़ें आप इसमें चैलेंजेस और टास्क में बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल ई पोर्टर रीडिफाइन द स्कोप ऑफ कंपटीशन थ्रू 5 फोर्सेस एनालिसिस। इसकी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है माइकल ई पोर्टर की, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी नीचे, तो आप वो जाके वहाँ देख सकते हैं। काफ़ी चांसेस है क्वेश्चन आने के, और ऑलरेडी ये मेरे ख्याल से आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि काफ़ी बार मैंने बताया है कि माइकल ई पोर्टर की जो स्ट्रैटेजीज है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इन व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज सुटेबल, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अगर हम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें से मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट और टीम हाईली इंपॉर्टेंट है। आई एम अगेन रिपीटिंग, मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट और टीम, तीनों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों तो मत छोड़ के जाइए, आपको कोई ना कोई नज़र आ जाएगा वहाँ पे, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, और मुझे नहीं लगता किसी को छोड़ के जाना चाहिए। बुक्स में आपका सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन भी दिया हुआ है, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अनदर क्वेश्चन इन चॉइस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इमरजेंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, हाउ शुड अ मैनेजर हैंडल दिस ग्रुप्स। इनफॉर्मल ग्रुप के होने की क्या वजह है और मैनेजर को इन ग्रुप्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो क्या वजह है इनफॉर्मल ग्रुप्स की? रीज़न बीइंग सोशल कनेक्शन, फियर ऑफ बीइंग आइसोलेशन। तो लोग सिक्योरिटी चाहते हैं, इसलिए वो इनफॉर्मल ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ एज, पॉलिटिक्स, diversity, geographical proximity, there are a lot of reasons for being connected in the informal group। और मैनेजर को उसे हैंडल करना आना चाहिए ऑब्वियसली, टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल,
all right, to have an influence of the informal leaders. So there are a lot of things you can include in these topic. नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस मैट्रिक्स. मैंने जस्ट अभी आपसे कहा था कि प्रोजेक्ट, टीम और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इसी के ऊपर आपके शॉर्ट नोट भी आ गए. प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, बहुत ईजी है ये, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लर्न हो जाएंगे. उसके बाद हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल इंटीग्रेशन, ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा अभी, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल इंटीग्रेशन का. रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है. हर्शबर्ग टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अगर तो थ्योरीज आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये पुराना क्वेश्चन पेपर है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा. अगर आपके सिलेबस में थ्योरीज है तो चांसेस है कि थ्योरी भी आ सकती है. ठीक है, मैं अभी रिपीट कर रही हूँ, ये पुराना है इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग देखिए. सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या डिफरेंस है, विच ऑफ देम वुड यू रिकमेंडेड फॉर इंडियन कंडीशन, इंडियन कंडीशन के हिसाब से कौन सा सही होगा. और ये क्वेश्चन जस्ट अभी रिपीट भी हुआ है कुछ दिन पहले, मुझे याद आ रहा है ये. व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ कैन दीज बैरियर्स टू ओवरकम, ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है. अगर आपके सिलेबस में कम्युनिकेशन है देन इट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. Then how do employees resist control in the organization? How can management make controls more acceptable to employees? मुझे नहीं लगता ये आना चाहिए, ये भी मुझे सिलेबस में नहीं लग रहा है अभी के लिए, बट फिर भी आप अपना एक बार बेटा सिलेबस चेक कर लीजिएगा. What do you understand by the term market value added? MVA टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल इज डिफरेंट फ्रॉम EVA टेक्निक. इसकी वीडियो मैंने आज ही डाली है तो वो आप देख सकते हो जाके, उसमें काफ़ी क्लैरिटी बता दी मैंने कि MVA और EVA में क्या डिफरेंस है. शॉर्ट नोट्स आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन MIS एंड DSS, लाइकट स्केल थ्योरी देख लीजिएगा, ये थ्योरी आपके सिलेबस में है नहीं. डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन का टॉपिक है आपके सिलेबस में तो ही आप इसको कीजिए. तो ये सारे क्वेश्चन थे बेटा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं चाहिए. ठीक है, और ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो इज एग्ज़ाम, एंड डू लेट मी नो नेक्स्ट डे कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया. All the very best, lots of blessings from my side. I hope this video will be helpful for you. Thank you so much for watching. और साथ ही साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थिंग, जो गाइडलाइंस मैंने डाली है MPA की उसको ज़रूर देखिए. ठीक है, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो वहीं से आ रहे हैं, तो चांसेस हाई है कि आपको क्वेश्चंस वहाँ से मिलेंगे. ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.